मृग तृष्णा अध्याय 7। जिस कमरे में इंस्पेक्टर अजीत महानवे ने प्रवेश किया वो अत्याधुनिक वस्तुओं से सुसज्जित व बेहद करीने से सजाया हुआ मालूम पड़ता था। कमरे में ठीक बीचों बीच एक विशाल मेज रखी हुई थी जिस पर एक खूबसूरत मेजपोश शोभायमान था। मेजपोश के दाएं किनारे पर एक महंगी एस्ट्रे रखी हुई थी। मेज की दोनों तरफ कुछ सोफे पड़े हुए थे जो निसंदेह बेहद महंगे प्रतीत हो रहे थे। कमरे के दीवार से कुछ हटकर उसी दीवार में एक छोटी सी खिड़की भी थी। खिड़की पर रंग बिरंगे फूलों से सुसज्जित कुछ गमले रखे हुए थे। शेष 3 दीवारों में कई स्थानों पर सुंदर आकर्षक व मूल्यवान पेंटिंग्स लगी हुई थी। दीवारों में कुछ स्थानों पर खूबसूरत जालीदार नक्काशी कमरे की शोभा में 4 चांद लगा रही थी। कमरे को व्यवस्थित करने का ढंग देखकर अजीत महानवे मन ही मन उसकी प्रशंसा किए बिना ना रह सका। जिस व्यक्ति ने उन्हें यहां लाकर बिठाया था उसके अनुसार डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी कुछ देर बाद उनसे यहीं मिलने आने वाले थे। महानवे को इंतजार करते हुए लगभग 2 मिनट बीत चुके थे। उसने अपनी पैंट की जेब से एक सिगरेट का पैकेट निकाला और सिगरेट सुलगाकर निश्चिंत भाव से कश लेने लगा। वो अपनी सिगरेट समाप्त भी नहीं कर पाया था कि डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी ने कमरे में कदम रखा। कहिए इंस्पेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? अत्यंत भारी आवाज में डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी ने पूछा। गुड इवनिंग मिस्टर अवनीश चतुर्वेदी। ओह, माफ कीजिएगा, मैं तो भूल ही गया था और आते ही आपसे बेकार सा सवाल पूछ लिया। क्या भूल गए थे? गुड इवनिंग कहना या ये समझ नहीं पा रहे थे कि आपके घर मेरा आगमन क्यों हुआ है? क्या मतलब? अवनीश चतुर्वेदी हड़बड़ा उठे थे। आप घबराए हुए क्यों हैं? अजीत महानवे ने अपनी अनुभवी आंखों को डॉक्टर चतुर्वेदी के चेहरे पर केंद्रित कर लिया। मैं घबराया हुआ? और क्यों? आप कमरे में प्रवेश करते ही मुझसे प्रश्न करने लगते हैं, जबकि शायद आज हम दोनों की पहली मुलाकात है। फिर भी आप अभिवादन की कोई औपचारिकता नहीं निभाते। मेरे प्रश्न करने पर आप हड़बड़ा उठते हैं। आप जानते हैं चतुर्वेदी साहब, ऐसा कब होता है? कब होता है ऐसा? व्यंग्यपूर्वक लहजे में चतुर्वेदी ने चुटकी लेने का प्रयास किया। जब आप परेशान होते हैं या घबराए हुए होते हैं। महानवे ने चतुर्वेदी के व्यंग्यपूर्ण लहजे को संबोधित करते हुए आगे जोड़ा। और हाँ, कभी कभी अत्यधिक थकान भी इसका कारण होती है। आप ठीक कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, आज मैं बहुत थकान अनुभव कर रहा हूं। चतुर्वेदी ने आसान विकल्प पर जोर देते हुए कहा। ओ, तो ये बात है। फिलहाल छोड़िए। अभी आपने कहा था कि आपने मुझसे बेकार सा सवाल पूछ लिया, ऐसा क्यों? हाँ, कहा तो था। आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि आपका प्रश्न बेकार था? वो इसलिए क्योंकि मुझे समझना चाहिए कि अभी अभी देश के इतने प्रतिष्ठित और महत्वपूर्ण वैज्ञानिक का मर्डर हुआ है और प्रोफेसर हंस गंगवार मेरे मित्र थे। आप निश्चित रूप से इस केस के सिलसिले में मुझसे मिलना चाहते हैं, तो आपको पता लग चुका है कि मैं यहां किस लिए आया हूं। ये तो कॉमन सेंस की बात है, डॉक्टर अवनीश ने कहा। ओ, ये कहते हुए अजीत महानवे की आंखें सोचपूर्ण अंदाज में सिकुड़ती चली गईं। आपका प्रोफेसर से क्या रिश्ता था? प्रोफेसर हंस मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। वैसे मिस्टर चतुर्वेदी, आप अभी अभी कहां से आ रहे हैं? मैं थोड़ा चौंक कर, अच्छा
तो आपको धनी राम ने बताया होगा। धनी राम? अजीत महानवी ने प्रश्नात्मक निगाहें डॉक्टर अवनीश के चेहरे पर डाली। बाहर गेट पर आप जिस पहरेदार से मिले थे उसका नाम धनी राम है। उसने आपसे कुछ और तो नहीं कहा? क्या मतलब? क्या आपको कोई ऐसा भी डर है कि वो कोई ऐसी बात कह देगा जो उसे नहीं कहनी चाहिए? ये आप कैसी बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर साहब? मुझे किस बात का डर, और ऐसा कुछ क्यों कहेगा वो? मेरा मतलब तो सिर्फ इतना है कि मैंने उससे कह रखा है कि शाम को जब मैं बाहर से वापस आता हूं तो किसी से मिल नहीं सकता है, इसलिए मैंने सोचा हो सकता है कि उसने आपको बहस करके परेशान किया हो। नहीं, उसने ऐसा कुछ नहीं कहा। आपने बताया नहीं कि आप अभी कहाँ गए थे? मैं शाम को कभी कभी गोल्फ खेलने चला जाता हूँ। अच्छा, तो आप गोल्फ भी खेलते हैं? हाँ, कभी कभी। मुझे आपसे प्रश्न पूछने हैं, उम्मीद है आप मुझे बिल्कुल ठीक ठीक जवाब देंगे। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, आप तो मुझसे इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि आप इस केस के संदर्भ में किसी अजनबी से बात कर रहे हैं। प्रोफेसर मेरे मित्र ही नहीं बल्कि मेरे भाई के समान थे। क्या मैं दुखी नहीं हूं? क्या मैं ये नहीं चाहता कि उनके कातिलों को कठोर सजा मिले? क्या मैं नहीं चाहता कि संसार को एड्स जैसी जानलेवा बीमारी का इलाज मिले? क्या मेरे हृदय में हंस के लिए कोई प्रेम नहीं है? चतुर्वेदी इतना बोलते बोलते भावुक हो जाता है और आगे कहता है कि आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं अपना जवाब देते समय झूठ भी बोल सकता हूं? आई एम सॉरी, महानवी ने औपचारिकता निभाई। ठीक है, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? आप प्रोफेसर हंस को कब से जानते हैं? बचपन से। हम दोनों ने इंटरमीडिएट तक की शिक्षा साथ साथ पाई थी और इसके बाद मैं मेडिकल क्षेत्र की ओर चला गया और वो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में। इसका अर्थ ये हुआ कि इंटर के बाद आप साथ नहीं थे। हाँ, हम साथ साथ नहीं थे, लेकिन हमारा संपर्क हमेशा बना रहा। प्रारंभ से ही हम अच्छे मित्र रहे थे। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, आप इन प्रश्नों से क्या हासिल करना चाहते हैं? इनका तो इस केस से कोई संबंध नहीं है। तो मुझे किस प्रकार का प्रश्न पूछना चाहिए? क्या मतलब है आपका? मतलब यह है कि अगर मैं इस केस से संबंधित प्रश्न पूछता हूं तो क्या मुझे जवाब मिलेगा? हाँ, यदि मैं सक्षम हुआ तो जवाब अवश्य मिलेगा। आपके अतिरिक्त प्रोफेसर हंस किस व्यक्ति से मिलते थे? मतलब अधिकतर। सामान्यतः वो केवल मुझसे मिलते थे और मेरे अतिरिक्त उनका कोई भी विशेष मिलने वाला नहीं था। ऐसा आप पूरे विश्वास से कह रहे हैं? हाँ, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते थे। तो फिर प्रोफेसर हंस ने आपको अपनी खोज के बारे में भी बताया होगा? नहीं, उन्होंने मुझे इस बारे में नहीं बताया था। मुझे इस बात पर बहुत तकलीफ भी हुई है कि प्रोफेसर ने किस वजह से मुझसे ये बात छुपाई होगी। यदि आज वे जीवित होते तो मैं जरूर पूछता कि क्या आपको मुझ पर विश्वास ना था? पर अभी तो आप कह रहे थे कि आप भी चाहते हैं कि दुनिया को एड्स का इलाज मिले। दूसरों की तरह मुझे भी ये बात उनकी मृत्यु के बाद ही पता लग सकी है। ओह, आप दोनों किस प्रकार मिलते थे? प्रोफेसर हंस महीने में एक बार मेरे घर आते थे। आप उनके घर कभी नहीं जाते थे? महानवे ने सवालिया लहजे में पूछा।
मेरा वहां जाने का मन तो होता था और मैंने कई बार उनसे कहा भी था, लेकिन उन्होंने मुझे अपने घर आने से इनकार कर रखा था। क्या आपको ये बात असामान्य नहीं लगी थी या आपने कभी कारण जानने का प्रयास नहीं किया? मुझे ये बात असामान्य लगी थी और मैंने बहुत खराब महसूस किया था। 1-2 बार कारण जानने का प्रयास भी किया, लेकिन वे मुझसे माफी मांगकर हमेशा मुझे टाल देते थे। धीरे धीरे मैंने भी समझौता कर लिया था। वो यहाँ आकर कितनी देर बैठते थे? आप लोग कितना समय साथ बिताते थे? यही कोई 3 घंटे। घर में ही रहते थे या घर से बाहर भी जाते थे? नहीं, हम घर से बाहर कभी नहीं गए। मैंने 1-2 बार कहा भी था कि चलो बाहर चलते हैं, लेकिन प्रोफेसर को ये पसंद नहीं था। तो प्रतिमाह 3 घंटे साथ बैठकर आप दोनों क्या करते थे? ज्यादातर तो हम अपने बचपन की घटनाएं याद करते थे या किसी दूसरे विषय पर भी बात कर लेते थे। मिस्टर अवनीश चतुर्वेदी, 3 घंटे मात्र बचपन याद करना, और वो भी प्रतिमाह, कोई आसान कार्य नहीं है। ये जानते हुए कि प्रोफेसर का परिवार बेहद सीमित था और आप खुद भी अविवाहित हैं, ये दर्शाता है कि आप पारिवारिक बातें भी नहीं करते थे। आप कहना क्या चाहते हैं? कुछ क्रोध के चिन्ह डॉक्टर चतुर्वेदी के चेहरे पर उभर आए। मिस्टर चतुर्वेदी, बेहतर यही होगा कि आप मुझसे कुछ ना छिपाएं। इससे नुकसान आप ही को है। ये एक हत्या का केस है। आपका कोई भी तथ्य छिपाना आपको संदिग्ध बना सकता है। इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर बताइए कि 3 घंटों तक आप लोगों की क्या क्या गतिविधियां होती थी? जी वो अवनीश चतुर्वेदी के चेहरे पर और आवाज में कुछ बौखलाहट सी आ गई थी। हाँ कहिए, घबराइए नहीं। दरअसल हम लोग महीने में केवल 1 बार ही मिलते थे और उस दिन हम जमकर नशे का सेवन करते थे, शराब पीते थे। प्रोफेसर को यद्यपि इसका शौक ना था, पर वो महीने में 1 बार मेरे साथ अवश्य एंजॉय करते थे। शायद उन्होंने अपने घर पर इस प्रोग्राम को इसलिए नहीं रखा जिससे कि उनके बच्चों को इसकी जानकारी ना होने पाए कि वो शराब जैसी जहर का इस्तेमाल करते हैं। आप शराब पीते हैं? मैंने अभी अभी आपको बताया है। फिर आप शराब को जहर क्यों बोल रहे हैं? जो सच है वो तो कहना ही पड़ेगा, और वैसे भी शराब के बारे में मैं नहीं बल्कि प्रोफेसर ही कहा करते थे। ओ, तो प्रोफेसर महीने में 1 ही बार मदिरा पान करते थे? हाँ। आपके साथ? जी हाँ। कोई अन्य संभावना नहीं थी? शायद नहीं। शायद या निश्चित रूप से? निश्चित रूप से। ओके मिस्टर चतुर्वेदी, हमने आपकी बात मान ली है। प्रोफेसर ने कभी आपको अपने किसी रिश्तेदार के बारे में बताया था? नहीं, कभी नहीं। प्रोफेसर अनाथ थे। वैसे भी इंस्पेक्टर साहब, मैं बचपन से ही उनके साथ रहा था और मेरे अनुसार उनका ऐसा कोई संबंध नहीं था जो उल्लेखनीय हो। हाँ, उनकी एक छोटी बहन हुआ करती थी। जब मैं उनसे शिक्षा संबंधी कारणों से कुछ समय के लिए दूर हुआ तो पुनः मिलने पर उन्होंने मुझे बताया कि दिव्या केसर दुर्घटनावश किसी रोड एक्सीडेंट में ये दुनिया छोड़ चुकी है। ओह, लेकिन सूत्रों के मुताबिक तो प्रोफेसर का इस दुनिया में कोई नहीं था। हाँ, अब कोई नहीं है, लेकिन पहले एक बहन होती थी। लेकिन उनके बारे में आपको छोड़कर कोई नहीं जानता। प्रोफेसर को यह ख्याति पिछले कुछ वर्षों में मानव क्लोनिंग पर अविस्मरणीय योगदान के फलस्वरूप मिली है। यह बात बहुत पुरानी है। प्रोफेसर के
बीते जीवन के बारे में लोग उतना ही जानते हैं जितना वो खुद चाहते थे। अधिक जानने का कोई प्रयास भी नहीं किया गया। आप प्रोफेसर से वारदात के कितने दिन पूर्व मिले थे? मैं उनसे 18 नवंबर 1999 को यहीं घर पर मिला था। अपने उसी उद्देश्य से? जी हां। उस दिन प्रोफेसर का मूड कैसा था, आप कुछ बता सकते हैं? मैंने अधिक ध्यान तो नहीं दिया था, पर शायद वो कुछ परेशान लग रहे थे। आपने उनसे कुछ पूछा नहीं? हां, पूछा तो था, लेकिन उन्होंने मेरी बात को मजाक में टाल दिया था। हम दोनों अच्छे मित्र होने के बावजूद कुछ मुद्दों पर समझौता कर चुके थे, जैसे प्रोफेसर के व्यक्तिगत जीवन का मामला। 26 नवंबर 1999 को आप कहां थे? मैं उस दिन शिमला में था। दरअसल 22 नवंबर 1999 से कुछ दिन घूमने के मूड से चला गया था। 27 नवंबर 1999 की सुबह जब मैं यहां पहुंचा तो मुझे समाचार प्राप्त हुआ। तो जिस समय ये वारदात हुई उस समय आप शिमला से राजनगर आ रहे थे? हां, ऐसा ही है। ओके मिस्टर अवनीश चतुर्वेदी, सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंस्पेक्टर साहब, ये तो मेरा फर्ज है। मैं भी जल्द से जल्द प्रोफेसर के कातिलों को सलाखों के पीछे देखना चाहता हूं। महानवे ने चतुर्वेदी की बात पर अधिक ध्यान न देते हुए कहा, मिस्टर चतुर्वेदी, आपसे विदा लेने से पहले आपको कुछ बताना चाहता हूं। आपके अनुसार प्रोफेसर आपके अतिरिक्त किसी से नहीं मिलते थे और महीने में एक बार आपके साथ ही मदिरा पान करते थे। जी बिल्कुल। और इस बार 18 नवंबर को वो ये कार्य कर चुके थे। यस सर। घर पर तो मदिरापान के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। यही बात थी। डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी, जिस दिन प्रोफेसर हंस गंगवार का मर्डर हुआ था उस दिन वो नशे में थे, और वो भी शराब के। क्या? हां, मुझे इतना और बता दीजिए कि आप शिमला से यहां कैसे आए थे? ट्रेन से। कौन सी ट्रेन से? शताब्दी एक्सप्रेस। क्लास? एसी फर्स्ट क्लास। ओके। हामी भरते हुए इंस्पेक्टर अजीत महानवे ने घर छोड़ दिया। डॉक्टर अवनीश चतुर्वेदी खड़े रहे और जैसे मुंह में जुबान ही ना हो। चेहरा फफक पड़ चुका था कि जैसे किसी ने शरीर का सारा खून निचोड़ लिया हो। दिल धाड़ धाड़ बजने लगा और कनपट्टियां बिल्कुल सफेद सी हो चली थीं। कांपते कदमों से डॉक्टर चतुर्वेदी पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गए। अध्याय 7 समाप्त होता है।